हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिशन टीचर में। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे। आपका टॉपिक है कला। कला क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और कला का क्या महत्व, इसकी विशेषताएं क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड कुछ क्लासेस हमने प्रोवाइड कर रखी हैं, बाकी तुम्हें कंटेंट पर भी ध्यान देते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो चलिए देखते हैं। कला शब्द हमारे कल धातु से बना है और कला का शाब्दिक अर्थ है सुंदर, अर्थात जो आनंद प्रदान करती है अथवा जिससे सुंदरता आती है वह कला है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कला का जो मतलब होता है वो सुंदरता से होता है या सुंदर चीज़ से होता है, जिससे हमें आनंद आए, उसे हम बोलते हैं कला। कला से तात्पर्य रेखा, आकृति, रंग, ताल अथवा शब्द जैसे रेखाचित्र, रंजन कला, मूर्ति कला, नृत्य कला, संगीत, कविता एवं साहित्य के रूप में मानव की प्रवृत्तियों की वह अभिव्यक्ति है। यानी कि कला एक ऐसी अभिव्यक्ति है मानव की, जैसे आपने सुना होगा रेखा चित्र, आपने सुना ही होगा, रंजन कला सुनी होगी, मूर्ति कला आपने सुनी होगी, नृत्य भी एक कला होता है व्यक्ति की, संगीत हर किसी के बस का नहीं होता है, लेकिन ये भी एक कला है। तो ये कविता बोलना या लिखना या पढ़ना, ये सब कला होता है। साहित्य ये भी एक कला है। तो ये सारी विभिन्न प्रवृत्तियाँ हैं मनुष्य की कला के रूप में। ठीक, अब कला कौन सी भाषा का शब्द है, इस चीज़ को, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे इसी प्रकार कि बताइए कला किस भाषा का शब्द है। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है हमारा। ठीक, और जैसे पहले शुरुआत में हमने पढ़ा था कला किस धातु, यानी कि जो कल वर्ड है वो किस धातु से बना है, तो आपका क्या होगा, कल धातु से बना है। ठीक, कला जो शब्द है वो कल धातु से बना हुआ शब्द है। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से बनते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट आप पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर क्लासें लाता रहूँगा, जिससे कि आपको बाई चांस पेपर अगर हार्ड भी आए तो आपका अच्छे से हो सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर याद आ ही जाएगा। तो आप उसको अगर तुक्का भी लगाएंगे तो उससे भी थोड़ा आपको आइडिया होगा, तो उससे आप सही क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैं क्लास से लेके आ रहा हूँ। बाकी ये आपकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी, वो आपकी बंद नहीं होंगी। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, ये हमें बताता तो एक प्रश्न हमारे यहाँ से बन सकता है, कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कुछ लोग कला शब्द का अर्थ सुंदर, कोमल, मधुर या सुख लाने वाला मानते हैं। यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि कला का अर्थ सुंदर, कोमल, मधुर या सुख लाने वाला होता है। ठीक, कुछ इसे कल धातु अर्थात शब्द करना, बजना, गिनना से संबंधित मानते हैं। बाकी कुछ लोग होते हैं वो इसको कल धातु यानी कि शब्द करना, बजना तथा गिनना से संबंधित मानते हैं। बाकी कुछ अन्य लोग हैं जो कड़ धातु मदमस्त करना, प्रसन्न करना से जोड़ते हैं। ठीक, इसी प्रकार कुछ विद्वान इसे क अर्थात आनंद को लेने वाला मानते हैं। ठीक, तो ये अब अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इसको अपने डिफाइन कर लेते हैं, अपने अपने
हिसाब से इसको मानते हैं। जैसे कुछ लोग आपको सुंदर, कोमल, मधुर या सुख लाने वाला मानते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग इसे कल धातु अर्थात शब्द करना, वजना, गिनना के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कड़ धातु के अनुसार मध्य, मदमस्त करना, प्रसन्न करना, इससे जोड़ते हैं। और कुछ विद्वान इसको क अर्थात आनंद लाने वाला मानते हैं। लेकिन संस्कृत साहित्य में कला शब्द का प्रयोग लगभग 20 अर्थों में हुआ है। ठीक, इस चीज़ को याद रखना है आपको। संस्कृत साहित्य में कला शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में हुआ है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 अर्थों में। ठीक, ये ऑप्शन आपका बन सकता है। तो ये जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव ज़रूर कराऊंगा। ठीक, इस चीज़ का आप टेंशन ना लें कोई भी बच्चा। चलिए देखते हैं आगे। कला का प्राचीनतम प्रयोग ऋग्वेद के 8वें मंडल में एक मंत्रांश में इस प्रकार किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कला जो है उसका प्रयोग हमारे प्राचीन समय में ऋग्वेद के 8वें मंडल में किया गया है। 8वें मंडल के एक मंत्र के तहत क्या, ये मंत्र कौन सा है ये भी देख लेते हैं हम। तो हमारा ये मंत्र है यथा कलाम यथा सफम मथृडम स नयाम मस। ठीक, ये हमारा ये मंत्रांश है। यथा कलाम यथा सफम मथृडम स नयामसी। ठीक, तो इसका अर्थ क्या? अब इसका अर्थ है इस मंत्र का अर्थात ऋग्वेद के अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण, षीडवश ब्राह्मण, सांख्यानन ब्राह्मण और तैत्तिरीय, आरण्यक तथा अथर्ववेद में है। इसका ये अर्थ हो गया कि ऋग्वेद के अतिरिक्त यह जो कला है वो ऋग्वेद के अलावा शतपथ ब्राह्मण के पास होगी, षड्वश ब्राह्मण और सांख्यानन ब्राह्मण और तैत्तिरीय, आरण्यक और तथा अथर्ववेद में भी ये कला आपको मिलेगी। इसका ये कहना है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा कला मानव के मस्तिष्क की वह क्रिया है जहाँ अपने अनुभवों को किन्हीं निश्चित कला तत्वों एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त किया जाता है, यानी कि अभिव्यक्त करता है। अर्थात कला भाव व्यक्ति आनंद अनुभूति एवं सौंदर्य अनुभव की संवाहक है। ठीक, जो कला होती है वो हमें भाव व्यक्ति आनंद अनुभूति एवं सौंदर्य अनुभव की पहचान कराती है। इसी को हम कला बोलते हैं। अब कला की परिभाषाओं को हम लोग देखते हैं जो हमारे विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मतों के अनुसार है। इसको ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे कोई ना कोई प्रश्न हमें परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। तो इन जो विभिन्न विद्वानों द्वारा बताई हुई जो भी डेफिनेशंस हैं उनको आप अच्छे से ज़रूर रीड कर लीजिए। ठीक, इनके आप नोट्स भी बना लीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट किसी भी सब्जेक्ट में मैं आपको अगर किसी भी विद्वान द्वारा बताई हूँ जो डेफिनेशन बताऊँ उससे समझ लो 1 या 2 प्रश्न आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। ठीक, तो आप उसके अलग से नोट्स बनाकर अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए उस चीज़ को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को। तो ये आनी ही आनी है, इनको भूलना नहीं है आपको किसी भी हालत में। तो चलिए देखते हैं कला की परिभाषाएँ हमारे विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या दी गई हैं, उनके मतों को हम जानते हैं। तो हमारे पहली परिभाषा है हीगेल के मतानुसार। अब हीगेल के बारे में हमने ऑब्जेक्टिव क्लास में पढ़ाया होगा, ठीक है, तो वही हीगेल हैं ये। तो इन्होंने कहा है कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। इनका कहना है कि जो कला होती है वो आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने की एक माध्यम होता है। ठीक, ये तो हीगेल जी का मत है। अब आगे हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त के मतानुसार। इनका कहना है अब व्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है।
यानी कि अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी की जो कुशल शक्ति होती है उसी को हम कला बोलते हैं। ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी बोलते हैं। अगले हमारे विद्वान हैं, उनका नाम है टॉलस्टॉय के मतानुसार। इनके देखते हैं, ये कहते हैं किसी अनुभूति के फलस्वरूप जब किसी के मन में कोई भावना उठे तब गति रेखाओं, रंगों, ध्वनियों, रूपकारों तथा शब्दों में इसे इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि दूसरे की भावना की अनुभूति कर सके, यह कला का कार्य होता है। अब इनका कहना है कि किसी अनुभूति के फलस्वरूप जब किसी के मन में कोई भावना उठे, कोई विचार उठे, ठीक है, तब उसकी गति रेखाओं, रंगों, ध्वनियों, रूपकारों तथा शब्दों से इसको शब्दों को मतलब उन शब्दों को प्रयोग करके कला की अभिव्यक्ति को दिखाना, दूसरे व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं उनको शांत करना या उनकी अनुभूति कराना ही कला कहलाता है। ठीक, तो ये हमारा टॉलस्टॉय के अनुसार ये डेफिनेशन हो गई। तो ये तीनों आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अब हम, हमारा आगे क्या है। अब आगे हमारा दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इन्होंने क्या बोला है, एक की अनुभूति को दूसरे तक पहुंचा देना यही कला है। यानी कि एक व्यक्ति की बात को दूसरे तक पहुंचा देना यही कला है। कई विचारों को, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल की, जैसे नेता लोग आपने देखा होगा, भाषण सुना होगा, तो उनका क्या होता है, जैसे किसी भी पार्टी में कोई बड़ा नेता होता है तो वो भाषणों के थ्रू जब बोलता है तो वो अपनी बातों को जनता के पास, मतलब अपनी पार्टी की जो बातें हैं वो जनता के पास पहुंचाता है। वो एक अनुभूति होती है उनकी, तो दूसरे तक पहुंचा देना यही कला होती है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो वो जब बोलते हैं तो उनकी बातें हमारी जनता सुनती है, तो यानी कि जो पार्टी के जो विचार होते हैं वो हमारी जनता तक पहुंचते हैं। उसी उन्हीं विचारों की अनुभूति को हम कला बोलते हैं। यह भी एक कला है बोलना। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमारा आगे हमें मिलते हैं प्लेटो जी। प्लेटो जी बोलते हैं कि कला सत्य की अनुकृति है, यानी कि सत्य बोलना ही सबसे बड़ी कला है। इनका बोलना, कहने का मतलब ये है। बाकी आगे हमारे अगले विद्वान हैं अरस्तु। अरस्तु बोलते हैं कला अनुकरणीय है। इनका कहना है कला अनुकरणीय है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। ऐसा अनुकरणीय का मतलब होता है कि ऐसा, मतलब ऐसा काम जिसको कोई कर ना सके। ठीक, स्पेशल वर्क बोल सकते हैं उसको हम, तो इसे बोलते हैं हम कला एक अनुकरणीय है, ये अरस्तु द्वारा। तो ये 4 यानी कि 3, 4, 5 डेफिनेशन हो गई आपकी कला की अलग अलग विद्वानों द्वारा। तो इनको आप अच्छे से रट लीजिए। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में किसी न किसी तरह 1 या 2 प्रश्न उनसे ज़रूर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कला की विशेषताओं को समझते हैं कि कला की विशेषताएं क्या हैं। तो कला की विभिन्न विशेषताएं हमें नीचे दी हुई हैं, तो उनको देखते हैं। पहली विशेषता है हमारी, कला एक कल्पना होती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है ये। प्राचीन दार्शनिक प्लेटो की मान्यता है कि कलाकृति में देवी प्रेरणा की ही भूमिका होती है। कलाकार अनेक ऐसे काल्पनिक चित्रों या मूर्तियों का निर्माण करता है जिनका संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए संदर्भ में बुद्ध घोष ने कहा है कि संसार भर की जितनी कलाकृतियाँ हैं सब कल्पना की उपज हैं। तो अब इसका मतलब देखते हैं हम, यानी कि जो हमारे प्राचीन दार्शनिक हैं प्लेटो, वो कहते हैं कि जो कलाकृति है वो देवीय प्रेरणा की भूमिका होती है। ठीक, और कलाकार अनेक ऐसे काल्पनिक चित्रों या मूर्तियों का निर्माण करते हैं
जिसका संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इनका कहना है कि जो कलाकार होते हैं वो कई बार ऐसी मूर्तियाँ बनाते हैं या ऐसे चित्रों का निर्माण करते हैं जिनका हमारे संसार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको बनाते हैं। बाकी इसी संदर्भ में बुद्ध घोष ने कहा है कि संसार भर की जितनी कलाकृतियाँ हैं सब कल्पना की उपज हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अभी बुद्ध घोष जी कहते हैं कि जो जितनी भी हमारे संसार के अंदर कलाकृतियाँ बनी हैं, मूर्ति बनी हैं, जो भी चित्र बने हुए हैं, वो सब एक कल्पना की उपज है। लोगों ने कल्पना के अनुसार उनको, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे देवी देवता भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम हो, भगवान परशुराम हुए, या जो भी भगवान है, हमारे हनुमान जी हुए, सीता माता हुई, देवी हुई, जो भी हैं, ठीक। तो इन सब की जो हमने मूर्तियाँ, जो चित्र हम देखते हैं, वो सब एक कल्पना है, क्योंकि न किसी भी विद्वान ने उनको देखा तो है नहीं कि वो किस तरह के थे, कैसे थे। बस अनुमान से जो पढ़ा है वेदों में, उसी के अनुमान से, या रामायण में उसी के अनुमान से लोगों ने उसको चित्रण कर दिया, कल्पना के तहत उन मूर्तियों को प्रदर्शित कर दिया, बना दिया है। तो उन्हीं को हम लोग आज फॉलो करते हैं और मानते हैं। तो ये थोड़ी पता था किसी को, ये थोड़ी पता था कि राम जी धनुष लेकर साथ चलते होंगे, या कृष्ण जी का। तो बस वही जो पढ़ा है उसी के अनुसार एक कल्पना के तहत इन मूर्तियों को बना दिया। उसी को ये बता रहे हैं कि संसार भर की जितनी भी कलाकृतियाँ वो सभी कल्पना की उपज है। ठीक है, तो ये तो हो गई कला एक कल्पना होती है, इसका मतलब। अगली विशेषता है हमारी, उसको देखते हैं। हमारी अगली विशेषता है कला एक अभिव्यक्ति के रूप में है। इसका मतलब है कला एक अभिव्यक्ति के रूप, मतलब कला एक आज़ादी है। आप कला के तहत कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक, जैसे कला भावपूर्ण भाषा की अभिव्यक्ति है जो मानसिक स्थिति को जागृत करने में सफलता प्राप्त करती है। और इसी संदर्भ में लियोनार्डो ने कहा है, कलाकार जिन आकृतियों की रचना करता है वह उसके अतिरिक्त भावों पर आधारित होता है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हम भाषा को माध्यम बनाकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार कलाकार कलाकृतियों के द्वारा अपने मन के विचारों को संप्रेषित करता है। ठीक, अब इनका कहना है कि कला एक अभिव्यक्ति के रूप में, अभिव्यक्ति का मतलब होता है आज़ादी। ठीक, जैसे देखा हो कलाकार जितने भी होते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, वो एक चित्र बना करके लोगों में संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, लोगों के पास संदेश जाता है, तो हर चित्र में कुछ ना कुछ संदेश हो, वो उससे बोलते हैं अपने भावपूर्ण, यानी कि भावपूर्ण भाषा में कुछ बोलेंगे भी नहीं, लेकिन कला के तहत यानी कि चित्रों के तहत ही लोगों तक अपनी सारी बातें पहुंचा देंगे। ठीक, इसी को हम बोलते हैं कला एक अभिव्यक्ति के रूप में है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे हमारे लियोनार्डो, ये बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे, तो ये कहते हैं कि कला जिन आकृतियों की रचना करता है वह उसके अतिरिक्त भावों पर आधारित होगी। सही बात है इनकी। जो भी जितनी भी कलाएं होती हैं, वो जो भी मूर्तियां बनती हैं, जो भी चित्रण होता है, वो सब एक भावों पे आधारित होता है। लोग एक दूसरे के भाव को जो भी कलाकार होते हैं ना, वो लोगों के भाव को जागृत करते हैं, लोगों की मानसिक स्थिति उससे मानसिक इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। ठीक, जो भी मूर्ति जिस तरह की वो बनाएंगे, जिस तरह के पोस्टर्स जो देखे होंगे आपने, तो वो पोस्टर्स बनते हैं, उससे बहुत कुछ हमें पता चल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी पोस्टर ले लिए, भगवान राम का किसी पोस्टर जैसे बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है सपोज दैट, तो उसका कोई पोस्टर बनाया किसी भी चित्रकार ने, तो उसमें वो राम का फोटो बनाएगा, मंदिर का फोटो और निर्माण वगैरह जो भी कुछ लिखेगा, तो उससे लोग समझ जाएंगे हाँ ये अपने आप, मतलब कुछ बोला भी नहीं, बस चित्र देख के ही लोग समझ जाएंगे वो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो ठीक, ये आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं अगली विशेषता हमारी विशेषता है वो है कला एक ज्ञान के रूप में है। कला
एक ज्ञान के रूप में है। जैसे ज्ञान एक विशिष्ट मानसिक प्रक्रिया की वास्तविकता है। यह प्राचीन भारतीय भाषाओं में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। उच्चतम ज्ञान से भी भिन्न इन कलाओं के ज्ञान की प्रक्रिया को माना गया है तथा ज्ञान के अभाव में तकनीकी का प्रयोग भी असंभव है। मन और मस्तिष्क जब किसी भी तकनीकी वस्तु, घटना, क्रिया आदि को पूर्ण विश्लेषित कर सत्य मान लेता है, तभी इन क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि कला एक ज्ञान होता है। अब ज्ञान की एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया की विशिष्ट वास्तविकता है कला। ठीक। अब भारतीय भाषाओं में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, ये हमें पता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बताइए भारतीय भाषाओं में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा 64 भाषाओं का। ठीक। अब हम देखते हैं आगे। उच्चतम ज्ञान से विभिन्न इन कलाओं के ज्ञान की प्रक्रिया को माना गया है। यानी कि बड़ी सी बड़ी ज्ञान, उच्चतम ज्ञान जो है ना हमारे संसार का, उससे भी बढ़कर चढ़कर हमें कला के ज्ञान को माना गया है। हमारे इतिहास, हमारे जो भी विद्वानकार हैं उनके द्वारा। और इसके बाद ज्ञान के अभाव में तकनीकी का प्रयोग भी असंभव है। अगर आपको ज्ञान नहीं है ना, तो आप किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते, आप कोई भी टेक्निकल वर्क नहीं कर सकते। और मन और मस्तिष्क जब किसी भी तकनीकी वस्तु, घटना, क्रिया आदि को पूर्ण विश्लेषण कर सत्य मान लेता है, तभी इन क्रियाओं का ज्ञान पर। इनका कहना है कि जो हमारा दिमाग और मन और मस्तिष्क जब किसी भी टेक्निकल वर्क को काम करता है, तो उस वस्तु या घटना क्रिया को पूर्ण विश्लेषित कर सत्य मान लेता है ना, तभी हमें उस क्रिया का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक। अब हम देखते हैं अगली हमारी विशेषता है, कला एक अनुकृति होती है। इसका मतलब है, अनुकृति का मतलब है सादृश्य। यह वास्तविकता है कि कला अनुकृति मूलक है। कलाकृति की श्रेष्ठता को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि किसी कलाकृति की श्रेष्ठता इस पर निर्भर करती है कि मूल कृति चाहे वह ईश्वरीय हो या मानव रचित, उससे उस कला का कितना साम्य है। इसका कहना है कि किसी कलाकृति की श्रेष्ठता उस पर निर्भर करती है कि मूल कृति चाहे कितनी भी ईश्वरीय हो या मानव रचित हो, लेकिन उस कला का कितना साम्य है। इससे हमें पता चलता है कि वह कलाकृति कितनी श्रेष्ठ है, लोग उसको कितना मानते हैं, वो देखने में सामंजस्य, कितना लोगों के अंदर विश्वास है, उससे हमें पता चलेगा कि ये कलाकृति कितनी श्रेष्ठ है या कितनी अच्छी है। ठीक। आगे हम देखते हैं, हमारी जो अगली 5वीं विशेषता है कला की, वो देखते हैं। कला एक तकनीकी होती है। जैसे कलाकृतियों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों की तकनीकी को समझना अनिवार्य होता है। बिना तकनीकी को समझे कलाकृति का निर्माण संभव नहीं है। तकनीकी के द्वारा ही हम एक कुशल उत्कृष्ट कलाकृति का निर्माण कर सकते हैं। कला एक तकनीकी होती है, इसको स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है, कला एक विशेष तकनीकी क्रिया है जिसमें कलाकृति के निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्री की प्रयोग विधि को समझना अनिवार्य होता है। यानी कि कला एक तकनीकी होती है। ठीक। कला के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों को तकनीकी के रूप में समझना अनिवार्य होता है। अगर आप टेक्निकली कला की निर्माण की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे ना, तो आपको कला समझ में आएगी ही नहीं।
बिना तकनीकी को समझे हम कलाकृति का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक, तकनीकी के द्वारा ही हम एक कुशल और उत्कृष्ट और अच्छा कलाकृति का निर्माण कर सकते हैं। कला एक तकनीकी होती है, ठीक, ये तो बताइए, कला एक टेक्निकल चीज़ होती है। इसको स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि कला एक विशेष तकनीकी क्रिया है, एक बहुत ही विशिष्ट टेक्निकल क्रिया है जिसमें कलाकृति के निर्माण है तो प्रयुक्त सामग्री की का प्रयोग समझना हमें अनिवार्य है। जब इनका कहने का मतलब ये है कि कला एक ऐसी तकनीकी है कि इससे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, जो भी प्रयोग में होने वाली सामग्री, उनको जब हम यूज करना ही नहीं जानेंगे तो हम कला कर ही नहीं सकते, कला को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते कैसे। तो उनकी उससे जुड़ी हुई सभी टेक्निकल चीज़ों को हमें अच्छे से समझना पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं कला एक तकनीकी प्रक्रिया होती है। ठीक, बिना इसकी टेक्निकल चीज़ों को, मतलब इससे जुड़ी हुई जो भी यूज होने वाली चीज़ें, उनको हम नहीं समझेंगे तो हम कला को नहीं सीख सकते। ठीक, हम इसकी अगली विशेषता है उसको देखते हैं। अब हम अगली विशेषता है कला एक प्रकार का शिल्प है। जैसे शिल्प उसे कहते हैं जिसमें किसी सामग्री को काट छांट कर कोई रूप दिया हो, चाहे वह मूर्तिकला हो अथवा वास्तुशिल्प या धातु शिल्प हो या वस्त्र शिल्प। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा जा सकता है कि प्रत्येक प्रकार की कला के लिए किसी न किसी सामग्री को काट छांट कर या तराश कर ही उसे कलाकृति का रूप दिया जा सकता है। इसलिए यह क्रिया एवं इसकी कुशलता अनिवार्य है। ठीक, इसका मतलब है कला एक प्रकार का शिल्प है, और शिल्प का मतलब होता है किसी सामग्री को काट छांट कर उसे कोई रूप देना। ठीक, उसी को हम बोलते हैं शिल्प। अब जैसे चाहे वह मूर्तिकला हो या वास्तु शिल्प हो या धातु शिल्प हो या फिर वस्त्र शिल्प हो, कुछ भी हो, उसको हम कला के रूप में जब भी स्पष्ट कर सकते हैं जब हमें कला को एक शिल्प के रूप में पहचानना आना चाहिए, करना आना चाहिए। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्रकार की कला के लिए किसी न किसी सामग्री को काट छांट कर हमें उसे तराशना आना चाहिए, तो उसकी कलाकृति हम कैसे बना सकते हैं। ठीक, जब हमें उसे और बिना काट छांट कर हम किसी भी कलाकृति या मूर्ति या किसी भी चित्र का निर्माण नहीं कर सकते, यही हमारी कला है। इसलिए यह क्रिया एवं इसकी कुशलता बहुत ही अनिवार्य होती है। ठीक, अब हम देखते हैं अपनी अगली विशेषता को। अगली विशेषता क्या है इसकी, वो देखते हैं। अगली कला की विशेषता है सातवीं और अंतिम विशेषता, कला एक प्रकार का कौशल है। यह हम सभी जानते हैं कि कोई भी कृति तभी कलाकृति कही जा सकती है जब वह विशेष कौशल द्वारा तैयार की गई हो। ठीक है, और कलाकार का कौशल उसे कहा जाता है जिसमें कलाकार क्रिया, शिल्प, तकनीकी के अतिरिक्त कृति को आकर्षित बनाने के लिए अपने मानसिक चिंतन प्रक्रिया के द्वारा नवीनता लाने के लिए अनेक युक्तियां खोजता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कलाकृति को प्रभावशाली एवं नवीन एवं आकर्षक बनाने के लिए मानसिक चिंतन मनन एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यानी कला एक प्रकार की कौशल है। इसका मतलब नॉर्मल सिंपल भाषा में ये है कि मानसिक चिंतन और मनन की प्रक्रिया बहुत ही मतलब अनिवार्य होती है कला के लिए। अगर हम किसी भी मूर्ति या किसी भी चित्र को बनाने के लिए कोई भी कलाकार अगर मानसिक चिंतन और मनन नहीं करेगा तो उसे एक अच्छी कला का कौशल प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो इसके लिए चिंतन मनन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छी कलाकृति का निर्माण कर सकते हैं और एक कौशलपूर्ण कलाकार बन सकते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।